नमस्कार साथियों, आप सभी का अक्लेशिया एकेडमी में स्वागत है, अभिनंदन है। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारी श्रृंखला का आज पार्ट 4 है। इसका प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। संविधान सभा के बारे में गलत कथन जानना है हमको। ऑप्शन ए है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसने जो संविधान सभा है इसमें बहुत सारी समितियों की मदद से काम किया गया, और उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वे प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ये 29 अगस्त 1947 को की गई, जबकि जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसे 30 अगस्त 1947 को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें 7 सदस्य थे, और इन्होंने संविधान सभा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों की सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। साथियों, ऑप्शन सी भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि संविधान सभा में सभी समुदाय के लोग थे। ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संविधान सभा है उस संविधान सभा में जो सदस्य है उनका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था। ऑप्शन डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित कर दिया गया था। तो साथियों, जो ये ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो संविधान सभा है वे जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसकी जो 6ठी अनुसूची है उस पर आधारित है, क्योंकि जो कर, संपत्ति व शैक्षणिक योग्यता के कारण लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया, और इन लोगों के द्वारा जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनको चुनाव किया गया था। इसलिए जो संविधान सभा के जो सदस्य थे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है और विधायिका में नहीं रखा जा सकता, ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो साथियों, इसका ऑप्शन पहला ए 117, बी 266, सी 306 और डी अनुच्छेद 307। साथियों, जब कोई विधेयक कर से संबंधित होता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर ही विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है। तो यह प्रावधान जिस अनुच्छेद में किया गया है वह अनुच्छेद 117 में किया गया है। साथियों, जो अनुच्छेद 117 है वह प्रावधान करता है कि जो अनुच्छेद 110 है उसमें जिन प्रकार के कर है, वित्त संबंधी है, उनका प्रावधान किया गया है। और जैसे धन विधेयक भी किस में, अनुच्छेद 110 में है। ये धन विधेयक भी क्या है, कर संबंधी विधेयक है। तो कर संबंधी विधेयक जो भी है जिसमें विधेयक है या हमें संशोधन करना है वह किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जो अनुच्छेद 117 में है। और जो भी विधेयक होते हैं वह राष्ट्रपति की सिफारिश के पे ही प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी कर संबंधी विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता, और ये राज्यसभा में सिर्फ एक बार ही प्रस्तुत किया जाता है, दूसरी बार नहीं। नेक्स्ट, बजट एक लेख पत्र है। ऑप्शन ए,
सरकार की मौद्रिक नीति का, बी सरकार की वाणिज्य नीति का, सी सरकार की राजकोषीय नीति का, डी सरकार की मुद्रा बचत नीति का। तो इसका ऑप्शन साथियों सी हो जाएगा, क्योंकि बजट सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है जो कल्याणकारी संसदीय शासन प्रणाली है, उसमें जनता के धन पर संसद के नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 265 के अंतर्गत कोई भी कर होता है जो वे विधि द्वारा ही लगाया जा सकता है और किसी भी प्रकार से नहीं, जबकि जो आर्टिकल 266 है उसके अनुसार भारत की संचित निधि से धन संसद की अनुमति से ही निकाला जा सकता है, अन्यथा और किसी भी तरह नहीं। संसद में जो राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर के केंद्रीय बोर्ड द्वारा, बी मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा, सी संबंधित आयोग द्वारा, डी वित्त मंत्रालय द्वारा। तो भारत में जो बजट है वह राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया जाता है या वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। भारत में जो बजट का राजस्व अनुमान है वह वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। अब जो बजट है समय समय पर कई प्रकार के बजट प्रस्तुत किए गए, जैसे कि भारत में जेंडर आधारित बजट कौन सा है, जेंडर आधारित बजट ये 2005-06 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 केंद्रीय मंत्रालयों ने अपने प्रस्तावित बजट के अधीन बजटीय प्रावधानों और योजनाओं में महिलाओं को, जो महिला है उन महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए प्रावधानों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। शून्य आधारित बजट में पुराने कार्य व मद को शून्य मानते हुए योजनाओं पर नए सिरे से विचार किया जाता है। और आउटकम बजट, एक बजट और होता है जिसे क्या बोलते हैं, आउटकम बजट। आउटकम बजट में विभिन्न योजनाओं का परिणाम देखा जाता है और इसमें प्राप्त हुए लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति को देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। ऑप्शन ए तदर्थ निधि, बी अतिरिक्त अनुदान, सी अनुपूरक अनुदान, डी अनुदान का अनुरोध। तो साथियों जो अनुपूरक अनुदान है इसे अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान का प्रावधान है। व्यय का अनुमान अनुपूरक अनुदान के रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान का जो प्रावधान करता है वह आर्टिकल 115 के अधीन है। वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व अनुपूरक अनुदानों की मांग सदन में पेश की जाती है और पास की जाती है। अनुपूरक अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान सामान्य शिकायत व्यक्त नहीं की जाती। अतिरिक्त या अधिक अनुदान किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के लिए पेश की गई राशि से अधिक खर्च हो तो राष्ट्रपति ऐसी अतिरिक्त राशि के लिए मांग लोकसभा में पेश करता है। और अतिरिक्त अनुदान की मांग वास्तव में राशियों पर खर्च कर चुकाने के बाद और उस वित्तीय वर्ष में बीत जाने के बाद पेश की जाती है, जिससे वह संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी देश के किसी भी भाग में घूमने व बसने की स्वतंत्रता, डी संपत्ति की सार्वजनिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये संविधान के द्वारा प्रदत्त है, ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
आर्टिकल 19 कै में दी हुई है, और देश में घूमने की व बसने की स्वतंत्रता भी 19 कै में दी गई है, और अर्जित संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता ये भी 19 कै में दी गई थी। लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे विधिक कानून कर दिया गया, और अनुच्छेद 300 कै में इसे प्रावधान को जोड़ दिया गया। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने व बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, ये सिर्फ भारतीय जो नागरिक है उन्हीं को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 371, डी अनुच्छेद 395। इसका आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 352, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के द्वारा की जाती है। हालांकि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल जैसा शब्द नहीं है, ये व्यवहारिक रूप से उपयोग किया जाता है। आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में सुरक्षा का संकट में है, तो यह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा पर कर सकता है। यानी कि 352 बाहरी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के लिए प्रावधान किया गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है, और अनुच्छेद 371 में विशेष राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है। हमारे नेक्स्ट प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1950, बी 1947, सी 1948, डी 1951। इसका आंसर हो जाएगा 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950 को की गई, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग की स्थापना कर दी, जिसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और ये योजनाओं को क्रियान्वयन करता है, यानी कि योजनाएं बनाता है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की थी। ऑप्शन ए पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की, बी पंचायत राज की द्विस्तरीय सरकार की, सी पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार की, डी पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार की थी। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति 1977 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा गठित की गई थी, जिसका अध्यक्ष अशोक मेहता था। इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी थी, जिसमें त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त करने की बात कही और द्विस्तरीय प्रणाली को अपनाने की बात की, परंतु इस समिति की सिफारिश को नहीं माना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को, बी लोकसभा स्पीकर को, सी संसदीय मामलों के मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। साथियों, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट पर प्रस्तुत करती है भारत के राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में की गई थी। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते, 22 सदस्य होते, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते?
22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। प्रत्येक सदस्य 1 वर्ष के लिए चुना जाता है और ये अनुपातिक प्रतिनिधि एकल समकर्णी मत प्रणाली से इनका चुनाव किया जाता है। यह समिति विभिन्न विभागों पर नियंत्रक व महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नियंत्रण रखती है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है। राष्ट्रपति इसे संसद में प्रस्तुत करता है। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष का नेता को चुना जाता है। 1967 से ये परंपरा बन गई कि जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है वह विपक्ष का नेता या विपक्ष के किसी भी व्यक्ति को चुना जाता है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, वे सारे संसद के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आज का। साथियों, ये सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। जो साथी पहली बार आए वे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।